टैक्स क्रेडिट्स इसमें दो थे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स और अदर्स। बेसिकली फॉरेन टैक्स क्रेडिट को इसलिए अलग से किया है कि पहली बात तो ये कि आपको ये पता चले कि जब क्रोनोलॉजी आएगी हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की, तो सबसे पहले जो टैक्स क्रेडिट रिड्यूस किया जाएगा वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट रिड्यूस किया जाएगा, और इसके बाद फिर बाकी अदर जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट के अलावा होंगे वो हमने रिड्यूस करने टैक्स लायबिलिटी में से। इसके अंदर जो आज सबसे पहला अदर वाला है उसको पढ़ते। इसमें कोई क्वेरी है तो बताएं। ये किया था सवाल सबने घर जाके खुद से, जो प्रैक्टिस में करवाया था, किया था सबने? जो क्लास में कराया था घर जाके प्रैक्टिस में किया था? करना चाहिए ना, ताकि उसको फिर आपको आइडिया हो जाए। इधर ही रखते, इधर ले। अच्छा, अदर्स में आज जो सबसे पहले है दैट इज डोनेशंस। वॉलंटरी डोनेशंस, चैरिटेबल डोनेशंस, इसको हम कहते हैं चैरिटेबल डोनेशंस। सेक्शन 61। सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए। बेसिकली एक बात हमेशा याद रखनी है आपने कि ये जो डोनेशन है इसके ऊपर हमेशा टैक्स क्रेडिट मिलता है, सही है? इट इज़ नॉट अलाउड एज एन डिडक्शन, सही है? ये बात याद है। डिडक्शन में और टैक्स क्रेडिट में क्या फ़र्क है? डिडक्शन जो होगी वो इनकम में से डायरेक्टली माइनस कर दी जाएगी जितनी अमाउंट है उतनी, लेकिन जो डोनेशन क्रेडिट है वो लायबिलिटी में से रिड्यूस होगा बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला। तो ये बात एग्जामिनर बे इंतहा पूछता है, ठीक है? कंफ्यूज करने के लिए भी पूछता है, और कई दफ़ा ऐसे होता भी है कि वो किसी भी इनकम के अंदर डोनेशन को दे देगा और बता देगा कि मैंने इनकम से लेस कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये उसमें से लेस नहीं होना, इसके ऊपर तो टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है थ्रू आउट योर दिस टेन्योर के जो डोनेशंस है चैरिटेबल, इसके ऊपर हमेशा टैक्स क्रेडिट मिलता है, ना कि ये एज ए डिडक्शन के तौर पे ला होती है, ठीक है? पहली बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉट टू बी treated as deduction, ठीक है? दूसरी बात जो इसमें याद रखने वाली है वो चैरिटेबल डोनेशन जो हमने किसी क्रॉस चेक के थ्रू पे की हो या किसी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पे की हो, वो अलाउ होगी जिसमें टैक्स क्रेडिट दिया जाए। यानी कि ऐसी डोनेशन जो कैश में पे की है उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है कि जो भी आपकी डोनेशन होगी वो अगर कैश में होगी तो उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। नॉट अलाउड एज टैक्स क्रेडिट if paid through cash। अगर कैश में पे किया है तो उसके ऊपर डोनेशन के ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। अगर डोनेशन इन काइंड है
अगर डोनेशन इन काइंड है, क्या हो सकता है मतलब? डोनेशन इन काइंड से क्या मतलब है? किसी इंस्टीट्यूट को पैसे नहीं दिए, उसे क्लासरूम का फर्नीचर ले दिया, ठीक है, टेबल्स ले दिए, कुर्सियाँ ले दी, एसी लगवा दिया, इस तरह के काम कर दिए, ठीक है। तो अगर डोनेशन जो है दैट इज़ इन काइंड, तो अगर इन काइंड है तो हमने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। जो आइटम दे रहे होंगे उसकी क्या लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू का नाम आते ही दिमाग में क्या घंटी आनी चाहिए कि किस दिन की, किस दिन की। तो जिस दिन आपने उसे ट्रांसफ़र किया है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ट्रांसफ़र डेट की फेयर मार्केट वैल्यू। टैक्स क्रेडिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? बुक के अंदर तो उसने, अभी मैं आपको बताता हूँ, लिखा होना है ए इंटू बी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। अब इसको डिफाइन किया है उसने कि ए से क्या मुराद है। ए इज इक्वल टू टैक्स असेस्ड, असेस्ड जितना टैक्स असेस किया हो वो ए है। बी इज द टैक्सेबल इनकम, बी इज द टैक्सेबल इनकम। ये दो बातें जो है ये तो कोई नई बातें नहीं है। वो टैक्स जो उतना टैक्स लायबिलिटी बनती है वो, और बी टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो ए ओवर बी टैक्स जितना बना वो, और जिस अमाउंट पे टैक्स बना वो टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आ जाएगी बी में। ये नई बातें नहीं है। जो सी है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर सी के लिए हमने लेना है लोअर ऑफ, लोअर ऑफ। लोअर ऑफ क्या? अमाउंट पेड एज डोनेशन या फिर फेयर मार्केट वैल्यू। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल है तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और अगर कंपनी है तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम कंपनी के केस में। इंडिविजुअल स्लैश एओपी। ये लिख लें ताकि फिर एक दफा से रिपीट कर लेते हैं। डोनेशन के केस में लिख लिया सबने? चैरिटेबल डोनेशन के केस में जो बातें ज़हन नशीन रखनी है, सबसे पहले कि इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए डिडक्शन, it will not be allowed if the donation is paid through cash, tax credit is not allowed, or if the donation is in kind, then we will take the fair market value of the items which are transferred as a donation. और fair market value कब की? जिस दिन उसको ट्रांसफर किया गया। टैक्स क्रेडिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? टैक्स असेस्ड, जो टैक्स बना था टोटल टैक्स, डिवाइडेड बाय
टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय सी। सी के लिए जो फिगर उठानी है दैट शुड बी लोअर ऑफ, दो में से लोअर होगी। जितनी डोनेशन पे की वो अगर इंडिविजुअल या एओपी है तो 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, और अगर कंपनी है तो 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। ठीक है, इन दोनों में से जो लोअर होगी वो यहां लिख देनी है। तो यहां से एक रिजल्टेंट फिगर आएगी जिसको हम टैक्स क्रेडिट ऑन कंट्रीब्यूशन डोनेशन कहेंगे, और उसको हम लेस करेंगे टैक्स कहां से, लायबिलिटी में से। लगी समझ? थोड़ा सा इसके अंदर जो एक ग्लिच इन्होंने रखा है वो ये रखा है कि अगर आप डोनेशन दे रहे हो किसी जानने वाले को, जानने वाले को जो अक्सर वर्ड टेक्स्ट में लैंग्वेज में यूज किया दैट इज एसोसिएट। तो अगर आप डोनेशन दे रहे हो किसी एसोसिएट को, तो ये जो लोअर ऑफ के दरमियान टाइम पे ये जो फिगर्स है ना, ये वाली, ये हाफ हो जाएगी। ये 30% की जगह 15% हो जाएगी, और ये 20% की जगह 10% हो जाएगी। समझ लगी? अगर आप डोनेशन दे रहे हो किसी एसोसिएट को, एक ऐसे इंडिविजुअल को दे रहे हो जो आपका जानने वाला है, एसोसिएट है, ये बुक के अंदर क्वेश्चन में बताया गया होगा। एक ऐसी कंपनी को दे रहे हो, कंपनी दे रही है आगे किसी को जो वो भी उसकी एसोसिएट है, तो जो बेसिक तो रूल है 30 और 20 का, इंडिविजुअल और एओपी के केस में 30 और कंपनी के केस में 20। लेकिन डोनेशन अगर किसी एसोसिएट को दिया जाए तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे। सी कैलकुलेट करते वक्त ये दोनों हाफ हो जाएंगे। लगी समझ? भाई मुश्किल तो नहीं है? मुश्किल लग रही है? नहीं यार, इतना मुश्किल तो नहीं है, अभी तो 4 और पढ़ने हैं हमने। अपनी बुक्स ओपन करें जरा, उसमें ये टैक्स क्रेडिट का चैप्टर निकालें। आई थिंक पेज नंबर 28 है शायद। 28 है? हाँ 31 है। अच्छा, रीबेट ऑन डोनेशंस, ठीक है, पेज नंबर 31 सेक्शन 61। रीबेट का मतलब जो है ये टैक्स क्रेडिट है। A person is entitled to a tax credit in respect of any sum paid or any property given by the person in the tax year as donation, voluntary contribution और subscription। डोनेशन के तौर पे दे दे, कंट्रीब्यूट कर दे अपनी रजामंदी से, या सब्सक्रिप्शन हर साल की एक अमाउंट लगाई हुई है। सब्सक्रिप्शन यही कहते हैं ना कि जी आपने किसी मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लगा ली है, या जैसे आजकल नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन जा रही है, ठीक है, तो हर साल की एक अमाउंट या हर महीने में एक स्पेसिफिक अमाउंट दे रहे हैं। ये जो नीचे इसने 4 बुलेट्स में दिए, इनको आपने अमाउंट दी होगी तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा उस डोनेशन पे। एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन or any university in Pakistan established by or under a federal or a provincial law. Any educational institution, hospital or relief fund established or run in Pakistan by the federal government or a provincial government or a local government. Any non-profit organization
or any person eligible for tax credit under section 100C of the ITO. अंडर सेक्शन 100C में लोग कौन कौन से हैं, ये सेक्शन 100C हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर उसने देगा तो वो लिखेगा डोनेशन ऐसे लोगों को दी है जो अंडर सेक्शन 100C फॉल करते हैं। लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे ताकि एहतियातन आपको पता चल जाए कि 100C में है क्या। नॉर्मली वो जब भी डोनेशन का सवाल देता है तो वो लिख देता है कि इतनी डोनेशन उन लोगों को दी है जो सेक्शन 100C में फॉल करते हैं। आखिरी पॉइंट, एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड्स मेंशन्ड इन द 13th शेड्यूल। ऐसी एंटिटीज, फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन और फंड जो कि 13वें शेड्यूल के अंदर फॉल करते हैं, इनके बारे में भी नॉर्मली जब आईकैप एग्जाम देता है तो बताता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स को डोनेशन दी गई है जो 13 शेड्यूल में फॉल करते हैं। ठीक है, तो कौन से आ गया जी? एक तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन आ गया, एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर और फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, यानी कि जो पहला पॉइंट है दैट इज कंसर्न अबाउट यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जो दूसरा पॉइंट है इट इज कंसर्न अबाउट हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है और हॉस्पिटल भी है इसमें, दैट इज रन बाय फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल। थर्ड पॉइंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि नॉन प्रॉफिट को नहीं मिलती, तो नॉन प्रॉफिट को डोनेशन देते वक्त उस पर टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। तो नॉन प्रॉफिट के लिए शर्त कोई नहीं है, किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी जाए उस पर टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और ऐसी लोग जो 100C में हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फंड जो 13 शेड्यूल में, ये आपको क्रैम ही करनी पड़ेगी। ये आपको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे याद हो जाएगी बात, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। ठीक है, एक दो दफ़ा पढ़ें, एक दफ़ा अभी पढ़ लें दोबारा अभी याद हो जाएगी, एक दफ़ा इस लेक्चर के एंड में पढ़ लेंगे फिर याद हो जाएगी आपको। ठीक है, घर जाते वक्त पढ़ लेनी है, सोने से पहले पढ़ लेनी है, खाने के बाद पढ़ लेनी है, खाना भी हजम हो जाएगा और आपको चीज़ें भी याद हो जाएगी। ठीक, नींद तो सोने से पहले पढ़ना ना, कितनी ज़बरदस्त नींद आएगी। नोट में क्या कहता है, नो डिडक्टेबल अलाउंस इज अलाउड और डोनेशन पेड टू एनी सेकंड शेड्यूल इंस्टीट्यूशन। All those previously mentioned in the second schedule have been consolidated in the new schedule, namely 13 schedule. Donation made to these entities would now entitle to the donor for a tax credit. ये बस क्लैरिफिकेशन है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली पहले जो 13 शेड्यूल में लोग आते थे उन पर डिडक्टेबल अलाउंस था, अब वो कहता वो नहीं है, जस्ट क्या है, टैक्स क्रेडिट है। डिडक्टेबल अलाउंस से क्या मतलब है? टैक्सेबल इनकम से डायरेक्टली लेस करने की इजाजत थी पूरी अमाउंट की, अब वो खत्म कर दिया, अब क्या कर दिया है, टैक्स क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है अब उनके ऊपर, तो ये जस्ट एक क्लैरिफिकेशन है। द अमाउंट ऑफ द पर्सन टैक्स क्रेडिट अलाउ फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला नेम A divided by B into C. A is the amount of the tax assessed to the person for the tax year बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट। कोई भी टैक्स क्रेडिट देने से पहले जो उसका टैक्स बनता है वो यहाँ पे आएगा, कोई भी टैक्स क्रेडिट देने से पहले। लेकिन इसको याद रखना है, इसमें थोड़ी सी चेंज करूँगा अभी मैं। वेयर द पर्सन इज, अच्छा बी क्या है, इज द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर, बी वही आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। और सी क्या है, द लेसर ऑफ the total amount of person donation including the fair market value of any property given, or where the person is an individual or AOP, 30% of the taxable income of the person for the year, or company or a company 20% of the taxable income of the person for the year. Provide that where any sum is paid or any property is given to an associate by a donor of the component C, associate को underline कर लें। अब वो जानने वाले की बात कर रहा है, ये 30 और 20 को बदल के क्या करेगा, 15 और 10। ये अब एसोसिएट की बात कर रहा है। डोनर के एसोसिएट को कोई कंट्रीब्यूशन दिया गया है, तो देखें इंडिविजुअल और एओपी में 15% कर दिया और कंपनी में क्या कर दिया है, 10% कर दिया। आगे उसने द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी गिवन एज डोनेशन शैल बी डिटरमाइंड एट द टाइम इट इज गिवन। ये वाला पॉइंट आपका फेयर मार्केट वैल्यू वाला, ठीक है। Any amount paid by person as a donation shall be taken into account only if it is paid by a
पेड बाय क्रॉस चेक, ये वाली बात, ठीक है। ये ऊपर वाला पॉइंट मैंने आपको क्वेश्चन से देखा है, क्वेश्चन में वो बार बार देता है, लिखा नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है, वो क्वेश्चन में इस तरह बार बार देता है तो इसलिए लिखा दिया, ठीक है। अब इस नॉलेज की बेस पे ये अगली एग्जांपल करें, हमजा वाली। हमजा है इधर कोई बैठा है? हमजा भी एग्जांपल, तुम्हारे नाम की एग्जांपल आ गई है, करनी भी तुमने है, तुम्हारे नाम से भेजी है अगलों ने, ये हमजा से करवानी है। पिछले साल भी कोई ना कोई हमजा बैठा होगा। अच्छा, मिस्टर हमजा, मिस्टर हमजा कितने मुअद्दब तरीके से उसने आपको बुलाया है। मिस्टर हमजा मेड अ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1,50,000 एज ए डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड इन दी 13th शेड्यूल, यानी कि इस पे टैक्स क्रेडिट अलाउ है। His total income from a business during the tax year 2021 is ₹18 lakh. Calculate हमजा taxable income and tax liability। 18 लाख उसकी इनकम है, तो सिंपल सी बात है, सोल्यूशन ना देखें भाई। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी आ गई? 1800 इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। ऑब्वियसली टैक्सेबल, कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम भी यही बनेगी, टैक्सेबल इनकम भी आपकी यही बन गई। कितनी बनी टैक्स लायबिलिटी 18 लाख पे? टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? हाँ, सोल्यूशन देखे बता रहे, गलत बात है। 195,000 हो गया ना इस केस में। टैक्स लायबिलिटी 195 बन गई एज पर दी सोल्यूशन, खुद की है। अच्छा बस फिर ठीक है, टैक्स लायबिलिटी बन गई जी 195। अब इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट, आपको पता है कि उसने डोनेशन दी है 13 शेड्यूल में। अब मैं निकालूंगा टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट निकालने के लिए A ओवर B इंटू सी। ए क्या, जो टैक्स असेस हुआ कितना था 195। बी क्या, जो टैक्सेबल इनकम थी 1800 मल्टीप्लाई बाय सी। सी इज द लोअर ऑफ अमाउंट पेड एज डोनेशन। कितनी अमाउंट दी एज ए डोनेशन? एसोसिएट को तो नहीं दी है? अच्छा कितनी दी है? 150, 150। और अब ये जिसने दी है वो क्या है, इंडिविजुअल है कंपनी है? तो इंडिविजुअल में अगर एसोसिएट नहीं है तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 1800 का 30% कितना? 54। 1800 का 30% कितना आ गया? 54। 540 आ गया। इन दोनों में से लोअर कौन सी आई? 150। निकालें कितना टैक्स क्रेडिट बना है? 195 तकसीम 1800 मल्टीप्लाई बाय 150, 16.25। ले जी इतना टैक्स क्रेडिट मिल गया। बहुत ज्यादा नहीं है, लेस करके बताएं कितनी फिगर बन गई? 195 माइनस 16.25, 178.7। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी नेट जो मैंने पे करना। जी लगे समझ? इजी है, इजी है ना? क्यों? बस याद नहीं रहे। क्यों? लो आप ना वो वाले बंदे हो जो कहता है मेरे साथ गलत होना ही होना है। मुझे पता है होना है। बस ये ना नेगेटिव
बातें जो होती है ना, हर इंसान के ना पास उसके इर्द गिर्द दो तरह की फोर्सेस हैं, एक नेगेटिव फोर्सेस है, एक पॉजिटिव फोर्सेस है। दिखी तो नहीं पॉजिटिव आज। नहीं, हाँ मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कैसे दिखेगी। जो नेगेटिव फोर्स है और पॉजिटिव फोर्स है, ये हमेशा रिएक्ट करती है एज पर योर थिंकिंग, ठीक है। वेन एवर यू फील पॉजिटिव तो वो फोर्सेस पॉजिटिव तौर पे काम करने लगती हैं, एंड वेन एवर यू फील एंड टॉक अबाउट नेगेटिव तो वो नेगेटिव रिएक्शन में आ जाती हैं। तो आप कभी करके देखें, कहते हैं ना कभी कि जी आप नहीं भी दिल करता तो जरा स्माइल देने की कोशिश करते ना करें, तो उससे क्या होता है, आपका मूड वैसे ही ठीक हो जाता है। जब आप एक हंसमुख चेहरे से रहते हैं तो वैसे ही आपका जो है वो मूड ठीक रहने लग जाता है। तो ये फोर्सेस उस तरह से रिएक्ट करती हैं। फील पॉजिटिव, इट विल क्रिएट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बूस्ट अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो फिर ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है आपके जो नेचर जो है आपके पॉजिटिव हक में जाने लग जाती है। आपको भी हर चीज़ में बेसिकली पॉजिटिविटी नजर आने लग जाती है। नेगेटिव हो भी रहा हो तो आप कहते हो ये पॉजिटिव ही हो रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड। आपका माइंड है जिसके साथ आपने खेलना है। बस बैठे रहेंगे कि हाय मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, फलाने के साथ ये हो गया, फलाना यहाँ पहुंच गया, फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने वो हो गया, मैं तो पीछे रह गया, मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया, ठीक है। हाँ टैक्स, तो ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव से भी पॉजिटिव निकाल लेंगे। तो मुश्किल काम है, वाली बात है ना। वो मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, लेकिन हो जाएगा। है क्या है? आजकल ना मैं आपको एक बात, मैंने पिछले दिनों एक रिसेंटली एक क्रिकेटर की स्टेटमेंट पढ़ी, आप लोगों ने भी देखा होगा। T20 में साइम यूब एक न्यू क्रिकेटर आया, ठीक है, तो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन वो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बहुत अच्छा वो नहीं कर सका, तो अपना अच्छा नाम भी बना सका। वो जो लोकल क्रिकेट्स हैं PSL वगैरह में बड़ा अच्छा खेला है। तो उसका जो पहला टूर था ना, उसके बाद वो ड्रास्टिकली फेल होके जब वापस आया, तो मैं न्यूज़ के अंदर उसकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे उसकी स्टेटमेंट इंतहाई ज़बरदस्त लगी। अब पता नहीं उसने कही थी या उसने खुद कहीं से पढ़ी थी, बहरहाल दैट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। उसने कहा कि भाई कि आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, दैट आई लॉस्ट अर्ली, कि मैं पहले आई फेल्ड अर्ली, कि मैं अपनी इस एज के ऊपर फेल हो गया, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपनी गलतियों को पूरा करने का, ठीक है ना। कहते आई एम वेरी यंग, लाइक 23, 24 या 22 इवन, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पैन। आप 35 साल तक क्रिकेट खेल सकते हैं टू ओवरकम हिज मिस्टेक्स। तो ये एक देखने का अंदाज है। कोई ये भी देख सकता है यार मैं तो लुट गया, न्यूजीलैंड गया सी, पता नहीं की हो गया, ठीक है, तो कोई मसला नहीं होता। अपनी मेहनत पूरी करें, रिजल्ट अल्लाह के हाथ छोड़ दें, दैट्स ऑल। मसला वहाँ आता है जब हम अपनी मेहनत भी पूरी नहीं करते। रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेहनत हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंट्रोल करें, बस यहाँ तक रखें। कंट्रोलेबल फैक्टर्स को बदले ले रहे होते हैं। कौन लेता है बदले? वो क्वेश्चन ही ऐसे बना के देते हैं। नहीं, आई कैप कभी बदला नहीं लेता। ये एज ए स्टूडेंट, मैं अदनान रशीद साहब की क्लास में मैं फर्स्ट लेक्चर में बैठा था। अभी भी सर पढ़ाते हैं, कॉस्टिंग पढ़ाते हैं कैफ 3। बहुत ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छे टीचर है, मेरे टीचर रहे हैं। BFD मैंने उनसे पढ़ा है, मैनेजमेंट कॉस्टिंग मैंने उनसे पढ़ा है, बहुत आला टीचर है। तो मैं उनका पहला लेक्चर था, तो कह रहे थे कि ये कभी ना सोचना, मिसकंसेप्शन ये है कि आपके 51 मार्क्स हैं और आई कैप 49 कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते ऐसा हो ही नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन बनी थी ना कि जी उन्होंने 200 बच्चा ही पास करना है बस। बाद में उन्होंने कहा कि हमने 50% मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे पास करने। तो फाइनल लेवल में एक मिसकंसेप्शन बनी थी कि जी आई कैप बच्चा ही सिर्फ 200 पास करेगा, ऊपर और बेशक 50 से ऊपर हो तो पास नहीं करेंगे। तो कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 50 से ऊपर नंबर है और आई कैप 49 कर रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्शन जो है इसको ठीक करने की जरूरत है कि जी वो हमसे बदले लेते हैं या वो लेते हैं। बेसिकली स्टूडेंट प्रिपेयर होके नहीं जाता, सिंपल एज दैट। वो सवाल से ही पूछते हैं। टैक्स क्रेडिट फॉर दी, आगे चलें।
कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये था हमारा